पूजा बैसा, जय सांवरिया सेठ की पूजा बैसा, स्वागत है आपका। देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और वो प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर कौन सा है। श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या बाड़मेर है। देखिए हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो आपको पता होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इससे हमें क्या प्रश्न पूछ सकता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहां पर दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं कि सर्वाधिक जो नजदीक स्थित जिला होता है, सर्वाधिक नजदीक जिला है उस जिले का नाम याद रखना जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक प्रश्न आता है दूरी पर स्थित कौन सा है, याद रखना दूरी पर। दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहां से। पहला प्रश्न हो जाता है नजदीक जो है उसका नाम है श्री गंगानगर, नजदीक जिला है उसका नाम है श्री गंगानगर जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक पास में। और ये जो जिला है दूर, वो आपका याद रखना जिला मुख्यालय है दूर, बीकानेर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा, तो बीकानेर है। और सर्वाधिक नजदीक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका श्री गंगानगर। देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है इसके ऊपर कुल कितने जिले हैं, तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे राजस्थान के 6 जिले हैं। कितने जिले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, राजस्थान के 6 जिले हैं। राजस्थान के 6 जिले स्थित हैं यहाँ पर। अब 6 जिले कौन कौन से, तो पहला जिला आता है जिसका नाम है श्री गंगानगर। ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, श्री गंगानगर। और इसका जो आता है वो आता है 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। दूसरा प्रश्न है वो है अनूपगढ़, और ये नया बना है और अभी तक इसके आंकड़े नहीं आए हैं, याद रखना। तीसरा जिला है वो है आपका बीकानेर, और बीकानेर हमारा राजस्थान का जिला है जो 168 किलोमीटर क्या बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद एक जिला है जिसका नाम है फलोदी। फलोदी जो है अभी ये 17 किलोमीटर बनाता है, लेकिन ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, ये भी याद रखना है। ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इनके बाद में एक जिला आता है 5वें नंबर पर, वो है आपका बाड़मेर, और बाड़मेर सीमा बनाता है 228 किलोमीटर। और इसके बाद एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर आप सभी जानते हो सर्वाधिक सीमा बनाता है। जैसलमेर ये बनाता है 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो न्यूनतम हो जाएगा आपका कौन सा, सीमा बनाने वाला फलोदी है, और सर्वाधिक कौन बनाता है, तो याद रखना वो बनाएगा आपका सर्वाधिक सीमा बनाता है जैसलमेर। यह आपका पहला प्रश्न होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। यह आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। इनका जो प्रारंभिक बिंदु हिंदुमल कोट है, सिलाना गांव है, कोणा गांव है या सागढ़ है। कौन सा आंसर सही होने वाला है, जल्दी आंसर दीजिए। क्लास को शेयर भी करें साथियों, एक बार दबा के शेयर करें क्लास को। सर ओनली क्वेश्चन नो थ्योरी, अच्छा ओनली क्वेश्चन करवाएं, नहीं थ्योरी तो करवानी पड़ेगी ना, बिना थ्योरी के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। चलिए ज्यादा थ्योरी नहीं दूंगा मैं, कम थ्योरी दूंगा, लेकिन बिना थ्योरी के क्वेश्चन में मजा नहीं आता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले गांव पड़ता है, प्रारंभिक बिंदु है वो है हिंदुमल कोट। अब अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो शुरुआत कहां से होती है, देखिए आपके तरीके से मैं नहीं चलने वाला है ना अंतरराष्ट्रीय सीमा, मैं तो मेरे हिसाब से ही चलूंगा। आपको देखना है तो आराम से देखिए आप। अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत याद रखना है कहां से होती है, तो ये होती है हिंदुमल कोट से। कहां से होती है, हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट जो है ये कहां पर है, तो याद रखना हिंदुमल कोट पड़ता है आपके श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर है, श्री गंगानगर। यहां से इसके सारे सीमा चलती हैं, जिसका अंत जो होता है याद रखना ये होता है आपका सागढ़, बाकासर गांव सागढ़। बाकासर गांव सागढ़ कहां पर है, तो बाड़मेर में है। कहां पर है, बाड़मेर में। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा इसको कहते हैं रेड क्लिप रेखा। क्या कहते हैं इसे, रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। और इसकी कुल लंबाई है वो याद रखना 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गुड आफ्टरनून सर, टीना गुज्जर।
कोमल, हिंदुमल कोर्ट है, बिल्कुल कोमल। आशा रेगर, जय महाकाल गुरुदेव, जय महाकाल। स्वागत आप सभी का, अभिनंदन है। देखिए क्लास मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, याद रखना है। सिलाना गांव आप सभी जानते हो, ये कहां पर है? तो ये धौलपुर में, और राज्य का ये पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? धौलपुर में सिलाना गांव, और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है। राजस्थान का क्या है, याद रखना, ये पूर्वी भाग के अंदर एक गांव पड़ता है धौलपुर, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील। कोणा गांव की बात करें तो याद रखना यह राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। राजस्थान का याद रखना क्या है, ये उत्तरी बिंदु है, जो कि हनुमानगढ़ में है, सॉरी श्रीगंगानगर में। शाहबाद कहाँ है? तो याद रखना ये बाड़मेर में है, सागढ़, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर राइट आंसर है हिंदुमल कोट। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? देखिए अंतिम बिंदु कौन सा है? हिंदुमल कोट है, सिलाना गांव है, कोणा गांव या सागढ़ है? अंतिम बिंदु के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि अंतिम बिंदु क्या है। संतोष जटिया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत अभिनंदन है आपका। देखिए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो है सागढ़। कहां पर है? तो याद रखना ये बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। और बाड़मेर 228 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, और वो ये प्रश्न है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जैसलमेर से लगती है, ये कितने किलोमीटर है? जैसलमेर से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। जैसलमेर से कितनी सीमा लगती है? 400 किलोमीटर, 464, 475 या 480 किलोमीटर है? आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, 464 किलोमीटर कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है, राइट आंसर है। इसके बाद आपको पता है 210 कौन बनाता है, इसके बाद है 228 कौन बनाता है, 168 कौन बनाता है? तो ये तो आपका श्री गंगानगर बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, श्री गंगानगर बनाता है, और ये आपका बनाता है बाड़मेर, और 168 बनाता है बीकानेर। ये 4 जिले जो कि हमारे पास आंकड़े होते हैं, और यही इनका आंसर होता है, याद रखना। सिवानी, सिवानी 464 किलोमीटर, बिल्कुल शिवानी जी 464 किलोमीटर आपका आंसर राइट है। 464 आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो प्रश्न आपके सामने यह है, एक मिनट, अपन को वहीं खोलना पड़ेगा इसको, ये भाई साहब यहीं खुलेगा, एक मिनट है ना, वो वहां से हट गई है पीडीएफ, इसको पुनः वापस अपने को यहां खोलना पड़ेगा। इसको दिमाग लगा रहा था पर नहीं लगा। चलिए प्रश्न है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, यह आपको कमेंट करके बताना है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या कितनी बतानी है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, यहां पर एक को मैं कर देता हूं 6। आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए उससे पूर्व मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अपना राजस्थान है, क्या है? राजस्थान। यहां पर पड़ता है कोणा गांव। कौन सा गांव है? याद रखना कोणा गांव है। यहां पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिलाना गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? सिलाना गांव। यहां पर गांव पड़ता है उसका नाम है बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव। यहां पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कटरा गांव, सम तहसील। याद रखना ये जो है यहां से गुजरती है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है। यहां से गुजरती 78 डिग्री 17 मिनट, और यहां से गुजरती है आपकी 69.5 डिग्री, 69.5 डिग्री गुजरती है। यहां से गुजरती है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा, याद रखना है। यहां पर राइट आंसर है वो आपका है, कौन सा हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। 6 जिले हैं, है ना। यहां पर ये राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु 23 डिग्री 03 मिनट है, 69.5 डिग्री, और इधर 78 17 है। सिलाना गांव धौलपुर है, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है,
कोणा गांव श्रीगंगानगर है और बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, यानी राजस्थान के साथ कितने राज्य हमारे साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 3, 5, 4 या 6? कितने जिले हो जाएंगे जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? यह आपकी स्थलीय सीमा से प्रश्न पूछा गया है। देखिए हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की अगर स्थलीय सीमा से प्रश्न आए, स्थलीय सीमा, तो आपको याद रखना है स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये हो जाती है 5,920 किलोमीटर है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन सी हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक हो जाती है आपकी अंतरराज्य सीमा है, अंतरराज्य सीमा है। यह आपको पता रखना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा, यह है 1070 किलोमीटर है, और यह आपकी है, याद रखना, 4,850 किलोमीटर है, 4,850 किलोमीटर। इसके ऊपर कितने राज्य हैं, तो याद रखना 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन से, तो याद रखना, एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, पंजाब के बाद एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हरियाणा के बाद एक राज्य है जिसका नाम है यूपी उत्तर प्रदेश, चौथा राज्य उसका नाम है एमपी मध्य प्रदेश, छठा राज्य जिसका नाम है गुजरात। यह 5 राज्य है, याद रखना। 89 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है पंजाब की, हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, यूपी की लगती है 877 किलोमीटर, और एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर, और गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। याद रखना है सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो ये आपकी एमपी की लगती है 1600, न्यूनतम किसकी लगती है, तो ये लगती है आपकी पंजाब की सीमा। कोमल, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात, बिल्कुल शिवानी आपका आंसर राइट आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, यह कितने किलोमीटर लगती है? अभी मैंने आपको बताया है पंजाब की सीमा कितने किलोमीटर लगती है, आपको कमेंट करके बताना है। 80 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, 89 है या 92 किलोमीटर है? कमेंट करके जल्दी आंसर दीजिए। एक बार क्लास को शेयर करें, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी अपने साथ जुड़े हुए हैं। यह मैराथन क्लास आपके लिए लगाई गई है, तो आप सबका फर्ज बनता है क्लास को शेयर करना। कोमल का आया आंसर 89, आशा रेगर 89 है। बिल्कुल, पंजाब कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो आपको बतानी 20, 25, 26 या 30 थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या आंसर राइट होने वाला है इसका? देखिए मैं बात करता हूं आपसे, 30 मार्च 1949 की हम बात करें, 30 मार्च 1949, इस समय राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान में 25 तो जिले थे और 5 संभाग थे। 25 जिले और क्या थे, 5 संभाग थे। राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था, याद रखना, 26वां जो जिला है वो बनाया गया था 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को एक जिला बना था जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, और उसे राजस्थान का एक नया जिला बनाया और उसका नाम है अजमेर। यानी 1 नवंबर 1956 को कितने जिले हो जाते हैं, 26 जिले हो जाते हैं। कितने जिले हो जाते हैं, 26 जिले हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवानी, कोमल, पूजा वैसा आपका गलत है, टीना गुज्जर आपका भी गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन किया गया। करौली का गठन कब किया गया आपको बताना है।
करौली का गठन कब किया गया है बताना है। 32वां जिला करौली का गठन कब किया गया है। इसके बाद आपको हनुमानगढ़ का गठन भी बताना है, हनुमानगढ़ कब बना है, हनुमानगढ़ कब बना है, और आपको धौलपुर जिला कब बना है इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। प्रतापगढ़ कब बना है इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। करौली जिला कब बना है ये कमेंट करके बताएं। 94 में बना है, 91 में बना है, 95 या 97 में, कब बना है। आशा रेगर कह रही है 97 में बना है, बिल्कुल याद रखना ये बना है 12 जुलाई 1997 को ये करौली जिला बना है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ कब बना है कमेंट करके बताइएगा। ये बना है आपके 19 जुलाई 1994 को बना है। धौलपुर कब बना है तो याद रखना ये बना है 10 अप्रैल 1982 को ये जिला बना था। तो राइट आंसर है यहाँ पर 1997 इज ए करेक्ट आंसर। प्रतापगढ़ जिला बना है 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है, कितने संभाग है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, कितने वर्तमान में कितने संभाग है आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है। देखिए राजस्थान में वर्तमान में जो संभाग है वो संभाग आपके कितने हैं तो याद रखना कितने संभाग हो जाएंगे देख लेना आप, है ना। उदयपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर। यह आपके क्या है 10 संभाग, जिसमें से याद रखना है जयपुर शहर मात्र और मात्र याद रखना एक जिले के साथ सीमा बनाता है। तो यहां पर राइट आंसर बता रहे हैं आप 10 जिले, कितने हैं 10, कितने जिले बनाते हैं 10। अच्छा ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का। देखो एक तो है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में एक तो होता है छोटा और एक होता है क्षेत्रफल में बड़ा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो संभाग है उसका नाम है बांसवाड़ा और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है उसका नाम है जोधपुर। याद रखना क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा है और सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। अगर यही प्रश्न आपसे जनसंख्या में पूछ लें तो याद रखना है जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या में एक तो होता है छोटा और एक होता है बड़ा। तो छोटा जो है वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा और बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयपुर। तो यह संभाग से संबंधित प्रश्न है जो कि आपको सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने 11वां प्रश्न। राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत कब हुई। राजस्थान में जो कमिश्नरी प्रणाली है उसकी शुरुआत कब हुई है। कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत कब हुई है 1985, 1949, 1990 या 1991 में। क्षेत्रफल में बड़ा जयपुर है, पूजा बैसा, ओके। दीजिए आंसर दीजिए इसका क्या होने वाला है। देखिए इसका आंसर है 1949, राइट आंसर है 1949 में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हुई रही। कमिश्नरी कहां पर तो याद रखना ये जयपुर में, कहां पर है जयपुर के अंदर। यहां पर अगर प्रश्न पूछा जाए 1990 में सांबर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। सांबर रामसर भूमि को किसमें शामिल किया याद रखना, रामसर भूमि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया। इसको
यूनेस्को में शामिल किया गया है, याद रखना है। 85 में आपको पता है घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। इसको भी किसमें किया है? यूनेस्को में शामिल किया है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुल कितने कितने जिले हैं? आपको बताना है जोधपुर में कितने जिले हैं और उदयपुर में कितने जिले हैं। जोधपुर संभाग में और उदयपुर संभाग में कितने कितने जिले हैं? 7 6, 6 7, 5 7 या 6 5? कितने जिले हैं कमेंट करके बताएं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे जिले जो 10-10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, 10 जिलों के, यानी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है और उसका नाम है जयपुर। कौन हो जाएगा? जयपुर। ये 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जयपुर ग्रामीण। बात करते हैं एक जिला जिसका नाम है टोंक, ये 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यहां पर राइट आंसर है 6 और 7 है। उदयपुर 6 जिलों के साथ और जोधपुर 7 जिलों के साथ बनाता है। न्यूनतम जिलों के साथ, न्यूनतम याद रखना, एक एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं, एक एक। वो है आपका जयपुर शहर है। जयपुर शहर मात्र और मात्र आपके जयपुर ग्रामीण के साथ बनाता है और जोधपुर जो शहर है यह जोधपुर ग्रामीण के साथ, यानी एक एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। हेलो, राधे राधे एवरीबॉडी। निरंजना शर्मा, निरंजना जी आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर राइट आंसर है उदयपुर के 6 जिले हैं और आपके जोधपुर के कितने हैं? तो सॉरी, यहां पर क्या पूछा है? जोधपुर और उदयपुर। तो जोधपुर के 6 जिले और उदयपुर के 7 जिले बताए गए हैं। क्या राइट है अपन यहां पर? देखिए देख लेते हैं उदयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं। ये प्रश्न मिस प्रिंटिंग हो सकता है। उदयपुर में देखिए एक तो जिला आता है उदयपुर, इसके बाद एक जिला आता है जिसका नाम है सलूम्बर। सलूम्बर के बाद तीसरा जिला आता है राजसमंद। राजसमंद के बाद चौथा जिला आता है, वो आता है चित्तौड़गढ़। 5वां जिला आता है वो है आपका भीलवाड़ा। 5 जिले हैं उदयपुर के अंदर, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 5। तो यहां पर राइट ये नहीं हो सकता है। 5 किसमें दिख रहा है आपको? उदयपुर के अंदर 6 और 5 जिले कितने हैं? दे इसे राइट आंसर हो जाएगा, दे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 5 जिले, 6 जिले जोधपुर में और 5 किसमें? उदयपुर में। दे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 4 जिले वाले संभाग की संख्या कितनी है? राजस्थान में 4 जिले वाले संभाग की जो है संख्या वो कितनी है? जिसमें वो मात्र और मात्र 4 जिले हैं। आंसर देके बताए। 4 जिले, चार जिले वाले संभाग कितने हैं ये बताना है आपको। देखिए इसमें 4 जिले वाले संभाग है, उसका नाम है, 4 जिले हो जाते हैं ऐसे जिसमें 4 क्या हैं? जिले आते हैं। बांसवाड़ा के अंदर 3 ही जिले हैं, सिरोही के अंदर आपको पता है 4 जिले हो जाते हैं, 2 नहीं है, 4 जिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की जैसलमेर बाड़मेर से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्रमश से कितना किलोमीटर है? बताना है।
जैसलमेर और बाड़मेर कितनी सीमा बनाते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर कितनी सीमा बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा क्रम से? वो आपको कमेंट करके बताना है। अनीता गुज्जर 4। चौदहवें नंबर का आंसर देना है आप सभी को। एक बार क्लास को आप शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को शेयर कीजिए, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। हर टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं। देखिए इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है, बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर और जैसलमेर बनाता है 464 और बाड़मेर बनाता है 228। तो राइट आंसर है इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया है? प्रयोग किसने किया? तो याद रखना ये किया है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये सारे शब्द का प्रयोग याद रखना कर्नल जेम्स टोड ने किया है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के लिए इन शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है कर्नल जेम्स टोड ने। संजीत कुमार नमस्कार सभी को। रेखा जहांगीर, हेलो सर जी, रेखा जहांगीर आपका स्वागत है। जॉर्ज थॉमस है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला पूछा गया है। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या करौली है? देखो हम बात करते हैं, इधर तो एक जिला पड़ता है उत्तर में, उसका नाम है श्री गंगानगर। दक्षिण में जिला पड़ता है उसका नाम है बांसवाड़ा। पूर्व में जिला पड़ता है इसका नाम है धौलपुर और पश्चिम में जिला पड़ता है उसका नाम है जैसलमेर। यह आपकी क्या है, इधर से इधर की लंबाई की बात करें तो याद रखना 869 किलोमीटर लंबाई है और यहां से यहां तक की कुल लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है। इनका दोनों का अंतराल देखा जाए तो याद रखना 43 किलोमीटर का फर्क आता है। 43 किलोमीटर का फर्क आता है तो कौन सा जिला हो जाएगा राइट? यहां पर धौलपुर गांव राइट हो जाता है। पूर्वोत्तर जिला कौन सा है तो याद रखना वो है आपका धौलपुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब भौतिक प्रदेश से प्रश्न आए हैं आपके सामने। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है, शेर है, झरखा है या गुरु शिखर है? तारागढ़ की सबसे ऊंची चोटी। भौतिक प्रदेश शुरू हो चुके हैं, हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए मैंने, हर एक टॉपिक को कवर किया है मैंने और ये 200 प्रश्न है साथियों। कितने हैं? 200 प्रश्न है। आप सभी को पूरी क्लास देखनी है, बड़ा मजा आएगा। 200 प्रश्न है। कौन सी सबसे ऊंची है तो याद रखना गुरु शिखर की ऊंचाई मिलती है 1722 मीटर या फिर इसमें याद रखना 1727 मीटर भी मिलती है। यह कहां पर है तो याद रखना ये माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। इसे संतों का शिखर कहा है? संतों का शिखर कहा है, इसे याद रखना संतों का शिखर कहते हैं। तो ये कहां हो जाएगी? आपका राइट आंसर है गुरु शिखर है। दूसरी कौन सी है तो दूसरी आपकी शेर है, गुरु से दिल जरा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, आपको जस्ट बताया था मैंने अभी। 1729, 1722, 1727 या 1739? 1720 कर देता हूं मैं यहां पर, अब आपको बताना है।
बी राइट आंसर आ रहा है आप सभी का, बिल्कुल 1722 है। अच्छा ये बताओ मुझे, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई वो है 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है। याद रखना, अगर भारत में कुल लंबाई की बात की जाए, भारत में कुल लंबाई है, और भारत में जो कुल लंबाई आती है वो आती है आपके 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर अरावली लंबाई है। सर जल्दी जल्दी करवाओ। अरे जल्दी जल्दी कहाँ जाना है आपके, चलने दो ना क्लास को, क्या क्या फर्क पड़ रहा है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे तो बहुत करते हो रहे। अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की दूसरी चोटी कौन सी है? जरका है, तारागढ़ है, रघुनाथगढ़ या शेर है? देखो यहां पर होता है गुरु से दिल जरा, यानी गुरु शिखर हो जाती हैं, गुरु शिखर, शेर हो जाती हैं, देलवाड़ा हो जाती हैं, और जरगा हो जाती है। जरगा, यानी ये चार बड़ी ऊंची चोटियां हैं। 1722, 1597, 1442, 1431 मीटर है, याद रखना है ये सारी मीटर में है। तो यहां पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी शेर है। डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है? अरावली में कौन सा जिला नहीं आता है? अजमेर, अजमेर, जयपुर, राजसमंद या बालोतरा? अरावली के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है? रेखा दी, आराम से पढ़िए, बिल्कुल आगत कौन सी बात है, पढ़िए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने के लिए मैं थोड़ी आया हूं क्या? मैं तो आराम से क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे ये क्लास आपके 3 घंटे चले चाहे 4 घंटे चले, आपको पढ़ना है तो आराम से पढ़िएगा। दौड़ते भागते पढ़ाने का मेरा बिल्कुल मानस नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। देखो इसमें बालोतरा नहीं है, क्योंकि ये आपके किस में आता है? यह पश्चिमी मरुस्थल में आता है। किस में आता है? पश्चिमी मरुस्थल में शामिल है, याद रखना, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। अच्छा एक प्रश्न आपको यहां से ये पूछा जाता है, यह पूछा जाता है, याद रखना, अपना मान लीजिए यह अपना राजस्थान है, अपना क्या है, मानना कि राजस्थान है, यहां से एक भाग अपन इसको बांटते हैं, इस प्रकार से अपन देखते हैं ये अपनी क्या है, एक भौतिक विभाजन हो जाता है। अब यहां पर आपसे कुछ प्रदेश के नाम पूछते हैं तो याद रखना ये शुष्क मरुस्थल है, यह आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल, यह आपका याद रखना अरावली है, और यह पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, और यह आपका है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। यहां पर जो जिला पड़ता है इस जिले का नाम है बालोतरा, तो यह आपके कहां पर आएगा? यह आपके पश्चिम में आएगा। सर जी आज का टाइम और है, कल एग्जाम देने डर लग रहे हैं अब देखो डर तो लगता है, सबको ही लगता है, हम क्या कर सकते हैं, डर तो जब हमें भी लगता है। अब यहां से अगर मिट्टी का प्रकार पूछा जाए ना, तो मिट्टी भी मैं आपको यही बता देता हूं। देखो यहां पर मिट्टी के अंदर क्या आता है? एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स, मिट्टी के प्रकार बता रहा हूं, एरिडोसोल्स। यहां पर पाई जाती इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स। यहां पर पाई जाती वो है आपकी एल्पीसोल्स, एल्फीसोल्स। यहां पर मिट्टी पाई जाती उस मिट्टी का नाम है वर्टिसोल्स। ये 5 प्रकार है मिट्टियों के, याद रखना है। चले नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आगे,
मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागा पर्वत, गुरु शिखर, तारागढ़ या अन्नामलाई है? मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए ये अन्नामलाई तो आपके दक्षिणी भारत की, कहां की है ये तो दक्षिण की है, दक्षिण भारत की है। मध्य भारत की आपकी कौन सी हो जाती है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी शहर है, रघुनाथगढ़ है, तोड़गढ़ है या जरगा है? देखिए हम बात करते हैं अरावली के बारे में, तो अरावली के 3 भाग है। अरावली की बात करें अपन, अरावली, यह जो अरावली है इसके 3 भाग बनाए गए हैं। एक का नाम है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरा भाग पड़ता है इसका मध्य अरावली, और तीसरा भाग पड़ता है इसका दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। अब इनकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। देखो उत्तरी अरावली की है वो हो जाएगी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी कमेंट करके बताएं। बीच वाली है उसका नाम है मोराम जी, मोराम जी, या फिर पड़ती है टोडगढ़, टोडगढ़। और दक्षिण में अरावली में पड़ती वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। यह आपको याद रखनी है तीनों ही, है ना। तो यहां पर सी इज ए करेक्ट आंसर, टोडगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है आप कमेंट करके बताएं मुझे, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है कमेंट करके बताएं। 1055 है, बिल्कुल। रघुनाथगढ़ कितनी है तो याद रखना 1055 है। 1055 मीटर क्या है? रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर तथा शेर नामक चोटियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुरु शिखर और शेर नामक चोटियां कहां पर है? गुरु शिखर और शेर दोनों कहां पर हैं? तो आपको सबको बताइए ये दोनों सिरोही के अंदर है। कहां पर हैं? सिरोही में। अगर उदयपुर में पूछा जाए तो याद रखना जरगा, रागा, जरगा, रागा, बोराट, कमलनाथ, ये सारी उदयपुर में है। याद रखना ये जो भोराट का पठार है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और राजस्थान का अगर सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए, सबसे ऊंचा पठार, तो याद रखना है ऊंचा पठार हो जाएगा आपका उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। यह कहां पर है तो याद रखना ये सिरोही में। उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में। इसकी कितनी लंबाई है तो 1362 किलोमीटर है, 1362 किलोमीटर ये हो जाएगी आपके सिरोही के अंदर। राजसमंद में तो आपको पता है कुंभलगढ़ पड़ती है, क्या पड़ती है? कुंभलगढ़, ऊंची चोटी है कुंभलगढ़। डूंगरपुर को देखा जाए तो याद रखना इसे कहते हैं पहाड़ियों की नगरी, पहाड़ियों की नगरी के नाम से हम जानते हैं, पहाड़ियों की नगरी, उड़िया का पठार है। चलिए आगे बात करते हैं। जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, आपके राजसमंद में, सिरोही में या अलवर में? जरगा नामक ऊंची चोटी कहां पर स्थित है? जरगा के बारे में आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी कमेंट करके बताएं जरगा कहां पर है।
जरगा कहां हो जाएगी? तो याद रखना उदयपुर में राइट आंसर है, जरगा उदयपुर में। यहां पर अलवर में है खो, अलवर में कौन सी? याद रखना खो है। सिरोही में तो आप सबको ही पता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊंची चोटियां, सर्वाधिक ऊंची जो चोटियां हैं वो आपके कहां पर है? तो याद रखना ये सर्वाधिक ऊंची चोटियां सिरोही के अंदर ही है। कहां पर है? सिरोही में ही। आगे बढ़ते हैं। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? देखो बड़ा गजब का प्रश्न है कि अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर समुद्र तल से कितनी ऊंची है? 1432 मीटर है, 1539 मीटर है, 1527 है या 1597 है? यानी ये शेर की ऊंचाई पूछी है, शेर की। याद रखना ये ऊंचाई पूछ रहा है, शेर की क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। कितनी है? तो 1597। कितनी है? 1597 मीटर है, राइट आंसर हो जाएगा। 1597 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली की खो नामक चोटी कहां पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था अरावली की खो नामक चोटी कहां पर स्थित है? अलवर में, जयपुर में, सिरोही में या उदयपुर में? अभी मैंने आपको बताया था खो कहां पर है। अच्छा ये भी बताना है अरावली को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, खनिजों का, याद रखना अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं अरावली को। अरावली की अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत होती है इसकी खड़ ब्रह्मा पालनपुर, याद रखना खड़ ब्रह्मा पालनपुर कहां पर है? तो ये गुजरात में, खड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली तक है इसकी। कहां तक है? नई दिल्ली तक इसकी ये विस्तारित है। इसकी लंबाई आती है, वो आती है 692 किलोमीटर। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है। जयपुर ग्रामीण में सर। इसके अनुसार तो ऑप्शन में अलवर ही होगा, है ना? आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है, तो यहां पर हो जाएगा अलवर इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है? देखो अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रसार को रोकने हेतु कौन सी प्रजाति का पौधा लगाते हैं? रोहिड़ा, खेर है, हहोबा है या फिर चिकिल है? कौन सा पौधा लगाया जाता है यहां पर आपको कमेंट करके बताना है। चौबीसवें में क्या आंसर होने वाला है? देखो यहां पर लगाया जाता है, वो लगाया जाता है होहोबा। कौन सा पौधा लगाया जाता है? होहोबा लगाया जाता है। वैसे आपको पता होगा राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वह खेजड़ी है। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वह खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है। खेर की खाल से कत्थे तैयार किए जाते हैं, इससे तो याद रखना कत्था तैयार किया जाता है, कथोड़ी जाति के द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। आगे प्रश्न है, अरावली की बाबई चोटी किस जिले में स्थित है? अरावली की जो बाबई चोटी है ये बाबई कहां पर स्थित है? किस जिले में? भीलवाड़ा में, अलवर में, नीमका थाना या दौसा के अंदर है? बाबई चोटी कहां पर स्थित है आपको बताना है। बाबई कहां पर स्थित है आपको कमेंट करके बताना है। बाबई
बाबई चोटी याद रखना नीम का थाना में, कहां पर है? नीम का थाना। देखो नीम का थाना यहां पर एक स्थान पड़ता है खेतड़ी, है ना, इसमें निकलता है सर्वाधिक तांबा, इसलिए खेतड़ी को कहते हैं ताम्र नगरी, ताम्र नगरी कहते हैं, याद रखना। नीम का थाना यहां पर एक सभ्यता है जिसका नाम है ज्ञानेश्वर सभ्यता, ज्ञानेश्वर सभ्यता स्थित है यहां पर, याद रखना है। कौन सी नदी है? तो वो है कांतली नदी, कांतली नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मैदानी संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं? पूर्वी मैदानी भाग संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर घेरा हुआ है? 23% है, 11.55 है, 9 है या 30% है? पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? देखो 4 भाग है यहां पर। एक है पश्चिमी मरुस्थल, एक है आपका अरावली, तीसरा है इसमें पूर्वी मैदानी भाग, चौथा है इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो मरुस्थल ये वाला भाग है, याद रखना 61.11% भाग पर फैला हुआ है। अरावली कितने पर है? तो अरावली आपको याद रखनी है कितने प्रतिशत भाग पर है? लगभग 9% भाग है। पूर्वी मैदानी भाग 23.3% भाग पर है। दक्षिणी पूर्वी याद रखना ये 6.87% भाग पर है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदानी भाग 23.3% भाग पर फैला हुआ है, 23.3% भाग पर फैला हुआ है। और यहां पर जनसंख्या कितनी रहती है? तो याद रखना यहां पर जनसंख्या रहती है 39% जनसंख्या निवास करती है। अगर यहां पर जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो याद रखना यहां पर 40% जनसंख्या है। अरावली में कितनी है? तो 10% जनसंख्या है। यहां पर कितनी? तो 11% जनसंख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मैदान को पुणे कितने उपभागों में बांटा गया है? पूर्वी मैदानी भाग को पुणे कितने उपभागों में बांटा गया है? यह बताना है आपको। पूर्वी मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? पूर्वी मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? पूर्वी मैदानी भागों को कितने भागों में बांटा है, ये आपको बताना है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन और एक है माही बेसिन। याद रखना ये आपके कितने भागों में बांटा गया है? याद रखना यहां पर उल्टा उल्टा किसान दे रहे क्या रे में, यहां पर ए ब स और द, इसको भूल जाना। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर? बे इज ए राइट आंसर। उल्टे ऑप्शन दे रखे। पूजा जी हेलो, राहुल पटेल, आशा रेगर जी हेलो। ये राहुल पटेल सबको हेलो हेलो क्यों बोल रहा है? 3 भागों में बांटा, बनास, चंबल और माही है, इसके अनुसार 3 है। बाकी अपन यहां पर एक है बेसिन और बढ़ते हैं जिसका नाम है बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। लेकिन यहां पर राइट आंसर 3 ही होगा क्योंकि इसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार इसको शामिल नहीं करना। बाणगंगा अभी आपको शामिल नहीं करनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मैदान
के चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित जिले आते हैं। चंबल में कौन कौन से जिले आते हैं? चंबल बेसिन में कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, बारा, अलवर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर। इसका आंसर क्या होने वाला है? 30 का। 30 का आपको आंसर देना है। इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है? पूर्वी जो मैदानी बेसिन है इसमें कौन से जिले आते हैं? चलिए, इसमें राइट आंसर है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक है। जहां पर चंबल नदी बहती है वो इसमें शामिल होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? याद रखना है, निर्मित मैदान। चंबल नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है इसे कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं इसे? बीहड़ के नाम से जानते हैं, इंपोर्टेंट है। कांतली नदी के द्वारा जो मैदान बनता है, कांतली नदी का जो मैदान होता है उसे कहते हैं बीड़ मैदान, इसे कहते हैं बीड़। और चंबल नदी का भाग है उसे कहते हैं बीहड़। अरे राहुल पटेल, ये क्या दिक्कत है रे भाई? सबको हलो हलो, पढ़ लेना, पढ़ना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? बरखान है, उपरमाल है, बागड़ है या फिर कांठल है? प्रतापगढ़ के आसपास को क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? अरे राहुल पटेल, अगर आप पढ़ने के मानस से आए हो तो प्लीज पढ़ें, है ना। और आप ये हेलो हेलो के चक्कर में आए हो ना, तो आपको अभी जस्ट मैं ब्लॉक कर दूंगा, यहां से मैसेज नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखना। मैं चित्तौड़गढ़ से हूं, चित्तौड़गढ़ की पावन धरा से। चले, इसमें राइट आंसर होने वाला है कांठल। देखो, बागड़ की बात करें तो यह आपके चूरू से लेकर, चूरू से हनुमानगढ़ के मध्य का जो भाग है उसे हम बागड़ कहते हैं, याद रखना है। ऊपरमाल कहां से है? तो ऊपरमाल है आपके भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य का भाग, ये तो चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में और ये भीलवाड़ा में, यानी भीलवाड़ा और चित्तौड़ का मध्य का भूभाग ऊपरमाल कहलाता है। बरखान क्या है? तो अर्धचंद्राकार रेत के टीले, अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? ये बरखान कहलाते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान। कांठल, अच्छा, कांठल की गंगा के नाम से कौन जानते हैं? कांठल की गंगा, कांठल की गंगा याद रखना, कहते हैं माही नदी को। किसको कहते हैं? माही नदी। कांठल की गंगा कहते हैं माही नदी को। अच्छा, एक आता है कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल आता है, और ये ताजमहल किसे कहते हैं? तो याद रखना, काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह को क्या कहते हैं? याद रखना, कांठल का ताजमहल कहते हैं। और ये कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है, काका जी की दरगाह। सर आपकी शादी हो गई, तू करेगा क्या शादी मेरी? अरे तेरे को करनी है क्या? मेरी शादी हुई नहीं हुई उससे तेरे क्या काम है? पढ़ने से काम पढ़ ले। मेवल का प्रदेश कहा जाता है, मेवल प्रदेश किसे कहते हैं आपको बताना है। मेवल प्रदेश किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर है, भीलवाड़ा, बूंदी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या सवाईमाधोपुर, टोंक है। मेवल प्रदेश किसे कहते हैं? मेवल प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं?
देखिए यहां पर आपको पता होगा वागड़ हम किसे कहते हैं, तो याद रखना ये कहते हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये कहलाता है आपका वागड़ प्रदेश। अगर कांठल पूछा जाए तो कांठल प्रतापगढ़ है। कांठल कौन है, तो प्रतापगढ़ है। और अगर पूछा जाए मेवल, तो याद रखना मेवल के अंदर है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और कौन है, बांसवाड़ा है, याद रखना है। राइट आंसर होने वाला है इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थल भाग में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा है? समगांव, बिलाडा, पोखरण या कोलायत? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। राहुल पढ़ ले तू पहले, फालतू की कमेंट किया तो ब्लॉक कर दूंगा अब मैं तुझे। डिस्टर्ब मत कर स्टूडेंट को। मिस्टर शेखावत, राधे राधे। बहुत लेट आ रही है मिस्टर शेखावत आप। देखिए इसके अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसका नाम है पोखरण। कौन सा है? पोखरण। देखो बालू का स्तूप की बात करते तो बालू का स्तूप दो प्रकार के। बालू का स्तूप इसके प्रकार है दो। एक तो होता है मुक्त बालू का स्तूप और एक होता है युक्त। देखो बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो यह 41 पॉइंट है, 50% है। और ये हो जाएगा आपका 58.50% है। बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का प्रतिशत याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा समगांव याद रखना राजस्थान का सबसे शुष्क गांव है। राजस्थान का सबसे क्या है, ये शुष्क गांव है। सबसे शुष्क गांव है राजस्थान का। सबसे शुष्क गांव कौन सा है? समगांव। आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदियों से संबंधित प्रश्न आए हैं। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल है, बनास है, काली सिंध है या बाणगंगा है? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी। कमेंट करके बताएं कौन सी है। देखिए इसमें राइट आंसर होने वाला है वो है आपकी बनास। बनास के अगर उपनाम की बात की जाए तो इसे कहते हैं, याद रखना, वन की आशा। वन की आशा या फिर इसे कहते हैं वर्णाशा। आशा या इसे कहते हैं वर्णाशा। वन की आशा या वर्णाशा कहते हैं। चंबल याद रखना इसे कहते हैं चर्मवती। चर्मवती या इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। काली सिंध, बाणगंगा, इसका नाम है याद रखना रुंडित नदी है। रुंडित नदी इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह याद रखना राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है।
जबकि राजस्थान में पूर्णतः सबसे लंबी नदी उसका नाम है बनास। हाँ बताना का बात बोल रहे हो सर। चलिए, अच्छा आंतरिक अफवाह तंत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक अफवाह तंत्र, और इसमें याद रखना सबसे लंबी नदी है घग्गर है। सबसे लंबी नदी उसका नाम है घग्गर। घग्गर नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। सबसे छोटी नदी कौन सी आंतरिक अफवाह तंत्र की? तो वो है कांकनी। कांकनी, ये जैसलमेर में है। अगर पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी? तो वो है कांतली है। यह पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी है, जबकि कांकनी राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। घग्गर आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। टीना शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस बेसिन में बीएड मिलते हैं? मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। किस बेसिन में बीएड मिलते हैं? बनास बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या चंबल बेसिन? किस बेसिन में आपको सर्वाधिक बीएड मिलते हैं? यूपी से कौन है? देखो इसमें मिलता है वो आपका है चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीएड मिलते हैं। याद रखना ये यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। यू आकार की गार्ज घाटियों का निर्माण करती है। गार्ज घाटियों का क्या करती है? निर्माण करती है। और याद रखना ये डांग का निर्माण करती है सर्वाधिक। किसका निर्माण करती है? डांग का निर्माण करती है। निर्माण करती है चंबल नदी डांग का निर्माण। याद रखना डांग की रानी कौन है? डांग की रानी याद रखना करौली है। कौन हो जाएगी? डांग की रानी करौली है। डांग का राजा कौन है? धौलपुर है। डांग का राजा, डांग का राजा है उसका नाम है धौलपुर है। याद रखना है। तो राइट आंसर है आपका चंबल है। माही बेसिन याद रखना यहां पर मैदान बनता है वो बनता है 56 का मैदान। 56 का मैदान बनाती है। ये कहां पर है 56 का मैदान? तो बांसवाड़ा में। कहां पर हो जाएगा 56 का मैदान? बांसवाड़ा में। ये बनाती है कांठल का मैदान। कौन सा मैदान बनाती है? याद रखना कांठल का मैदान। ये प्रतापगढ़ के अंदर है कांठल का मैदान। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ये बनाती है मेवल। याद रखना मेवल का मैदान। ये कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, याद रखना है। डांग का राजा धौलपुर है, आशा कह रही। ठीक है आशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? बनास है, चंबल है, कोठारी या बाणगंगा? सतही जल वाली कौन सी है? आशा जी कहां से हो? आप नहीं मान रहे हो राहुल जी, आपको यहां से ब्लॉक कर रहा हूं मैं, ठीक है? आपको यहां से मैं ब्लॉक कर रहा हूं, फिर मुझे मत बोलना सर आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। अब अगर आपका मैसेज आया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा यहां से। राहुल जी अगर आपका मैसेज आया तो आपको इस बार मैं ब्लॉक कर दूंगा। बिल्कुल गायब हो जाओगे आप यहां से। अब कमेंट आया तो ब्लॉक कर दूंगा मैं, सीधी सी बात है। आशा जी कहां से हो? तुम क्या से हो? पढ़ने के लिए आया तो या बायोडेटा लेके बैठा है? फालतू में कमेंट कर रहा है। चले, यहां पर सतही जल वाली उस नदी का नाम है, याद रखना चंबल है। कोठारी नदी ये कहां से उद्गम होता है? तो आपको पता है इसका उद्गम होता है कोठारी का दिवेर गांव की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है? तो याद रखना राजसमंद में।
दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, बनास का होता है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की जो पहाड़ियां यहां से आपकी कौन सी आती है, तो याद रखना बनास आती हैं। चंबल जन्नापाव की पहाड़ियां, जन्नापाव की पहाड़ियों से आती चंबल, याद रखना है। बाणगंगा कहां से आती, तो बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियों से आती। चलेगा, यहां पर राइट आंसर चंबल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। पार्वती है, माही है, लूनी है, जवाई है। कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? राइट आंसर इसमें याद रखना माही नदी है। यह निकलती है महंद झील। महंद झील कहां पर है, तो याद रखना ये आपके धार जिला एमपी से निकलती है। धार जिला एमपी से आती है, राज्य मध्य प्रदेश से आती है और गुजरात में चली जाती है। इसका नाम है माही, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को चर्मवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं? चर्मवती और कामधेनु, कौन सी नदी चर्मवती और कामधेनु है? बनास, कोठारी, चंबल या बाणगंगा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना चंबल को कहते हैं अपन। किसको कहते हैं? चंबल को। नेक्स्ट प्रश्न, खारी नदी बिजराल गांव की किस अफवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी कौन से अफवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर का अनिश्चित अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का है? देखिए इसमें राइट आंसर है ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। अरब सागर में कौन जाती है, तो याद रखना माही जाती है, साबरमती जाती है, साबरमती। यहां पर पश्चिमी बनास जाती है, पश्चिमी बनास। और यहां पर जाती वो जाती है लोणी। ये सारी किसकी? अरब सागर की है। तो यहां पर राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपहाड़ से तो लूनी नदी का उद्गम होता है, लूनी का होता है। अरावली की पहाड़ियां, यहां से सुकड़ी आती है, सुकड़ी है। जन्नाभाव से चंबल निकलती है। गोकुंदा की पहाड़ियां यहां से आपकी निकलती आयड़ नदी, आयड़ या इसे कहते हैं बेड़च। तो राइट आंसर है जन्नाभाव की पहाड़ियां चंबल निकलती है। सर खारी खंडेला क्या है? सांबर में गिरने वाली नदियां हैं वो खारी खंडेला। चलिए आगे है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी तीन नदियां आकर मिलती हैं? मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? त्रिवेणी संगम, बेड़च, गंभीरी, कोठारी। बेड़च, बनास, मेनाड़। बनास, गंभीरी, लूणी। खारी, कोठारी, मेनाड़। जो मांडलगढ़ बिगोद के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है, इसमें कौन सी नदियां हैं? चले इसके अंदर हो जाएगा आपका, मांडलगढ़ में बेड़च होती है और आपकी गंभीरी
नहीं है। बेड़च, बनास और मेलनाड, बी इज ए राइट आंसर। कौन सा है? ये बनता है बिगोद में। कहां बनता है? याद रखना, बिगोद। बिगोद कहां है? तो मांडलगढ़। मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां है? तो भीलवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कोठारी, बनास, माही या चंबल है? राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चलिए इसका आंसर है, याद रखना, चंबल पर, राउत भाटा के अंदर है। रावत भाटा। राउत भाटा में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी जो कर्क रेखा पार करती है? राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूणी, माही, बनास, काली सिंध। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, याद रखना है। और कर्क रेखा की बात की जाए तो याद रखना, कर्क रेखा इसकी राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर। यह राजस्थान के डूंगरपुर से प्रवेश करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से क्या निकलती है? बाहर निकल जाती है। डूंगरपुर के चीखली गांव से प्रवेश करती हैं और बोरकुंडा गांव से बाहर निकल जाती है। तो राइट आंसर है माही है। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब। किसकी संयुक्त परियोजना है? तो याद रखना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कितनी कितनी है? तो याद रखना, राजस्थान की भी 50% हिस्सेदारी है और एमपी की 50% हिस्सेदारी है। कुल विद्युत का उत्पादन होता है यहां से 115 मेगावाट, 172 मेगावाट और 99 मेगावाट। इनको जोड़ लीजिएगा तो 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 50% हिस्सेदारी इनकी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई नदी नहीं है? राजस्थान के ऐसे जिले जिसमें कोई नदी नहीं है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, पाली। और यहां पर एक जोड़ लेता हूं मैं, फलोदी। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, चूरू और फलोदी में कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़, बेणेश्वर, गोकुंदा या मांडलगढ़। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? देखिए ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। कहां से करती है? चौरासीगढ़ से। चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, बेड़च, माई, काली सिंध। माई नहीं है, इसकी गलत हो गया। बनास, बेड़च, पार्वती, काली सिंध। जाकम, सोम, बेड़च गलत है। पार्वती, कोठारी, लूणी गलत है। तो राइट आंसर है इसका बनास, बेड़च, पार्वती और काली सिंध। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के स्तर से भी नीचा है? राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के स्तर से भी नीचा है? पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन है या टोंक है या बालोतरा है? तो इसके अंदर राइट आंसर है आपका हनुमानगढ़ जंक्शन। राइट आंसर है हनुमानगढ़ जंक्शन का जो स्तर है वो नीचा है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर है? चंबल, काली सिंध, कोठारी या बनास। देखो ये चंबल नदी पर बना हुआ है और कहां पर है? तो भैंसरोडगढ़ में। कहां पर है? भैंसरोडगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो याद रखना, ऊंचाई कितनी है? तो 81 मीटर है। कितनी है?
18 मीटर। कितनी है? 18। 81 किसकी है? 81 मीटर आपके जाखम बांध की है, जाखम बांध। आज का लास्ट प्रश्न करेंगे अभी, बाकी प्रश्न आगे करेंगे अपन, है ना। बस यही प्रश्न, अभी मैं क्लास को यही समाप्त करूंगा। अपन आगे मिलेंगे 3 बजे, 150 प्रश्न आगे करेंगे। अभी 150 प्रश्न और हैं, ये प्रश्न अपन करेंगे 3 बजे। अभी 3 बजे क्लास वापस लेंगे, है ना, 3 बजे करेंगे। जितना जुड़ना चाहिए था विद्यार्थी उतने नहीं जुड़ पाए, है ना। तो जो रिस्पांस क्लास का होना चाहिए वो रिस्पांस बहुत खराब रहा है आप लोगों का। तो अपन 3 बजे पुनः मिलेंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी अपने साथ जुड़ते हैं। तो अभी के लिए अपन यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को, बाकी अपन यही क्वेश्चन 3 बजे करेंगे। और लास्ट शाम को 7 बजे जीके की क्लास होगी, शाम को 7 बजे जीके की क्लास होगी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो शाम को हम करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम अभी 3 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।